networking concepts or fundamental networking concepts. So we are clarifying a bit more around the network because cybersecurity, basically, it's a backbone of cybersecurity. So if there is no network, obviously there are no threats. If there is no internet, there are no threats, no threat landscape or no threat vectors. So network is the base for that. So understanding network is the key to kind of successfully defend the network or probably do the pen testing stuff. What are the relevance of networks in cybersecurity basically? कि cybersecurity के context में अगर मैं बात करूं, वैसे तो हमने networks को बहुत study किया हुआ है business point of view से और different point of view से organizational structure से, but actually cybersecurity context, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको साइबर सिक्योरिटी जो जो भी चीज़ हम डिस्कस करें दैट शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट? और चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो थ्रेट क्रिएशन हो, एक्सप्लॉइट क्रिएशन सॉरी, और या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म हो, मेथडोलॉजी हो, whatever that would be, even the risk management side of it. So why understanding this structure is crucial for protecting networks? I have already discussed that कि ये क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि नेटवर्क इज़ द बैकबोन, अगेन इज़ द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटी posture और our cyber security efforts. अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि नेटवर्क को काफ़ी तरीकों से इसको समझा जा सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विद इन द नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, डिफरेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी डिफरेंट तरह की होती है, पी टू पी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये जस्ट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है नेटवर्क को किस तरह आपने प्रेजेंट करना है या नेटवर्क को किस तरह आपने लेके चलना है आगे। बट दीज आर द बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, राइट? आप जरूरी नहीं है कि किसी एक टोपोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो। बेसिकली सेगमेंटेशन होती है नेटवर्क में उसको डिफरेंट जो कह लो कि सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, वर्चुअल लॉन्स भी कहते हैं, या वर्चुअल नेटवर्क आप कह लें। और उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं कि जो है वो इजी होता है मैनेज करना, उसको सेग्रीगेट करना, और अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई थ्रेट भी होता है तो वो इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं करता। इट वुड बी वन नेटवर्क एंड देन इट हैज टू गेट इनटू द अनदर नेटवर्क थ्रू द फायरवॉल्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मेथडोलॉजीज जो इम्प्लीमेंट की होती हैं वहाँ पे। अच्छा, उसमें इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, तो कॉमन नेटवर्क लेआउट सच एज स्टार, बस, रिंग, मैश एंड ट्री। आई वुड से कि सिर्फ इसको समझें, और जो लोग नोट्स ले रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ये वैसे भी आप हो जाएगी तो उस टाइम नोट्स बना लिया करें, रिवाइज जो है उसको रिवाइंड कर करके, रादर देन कि आप इसको नोट्स करने में आप जो है, रादर देन उसको समझने में आप वो ना करें, बल्कि नोट्स में सारी एफर्ट आपकी यूज हो जाए। तो काइंड ऑफ यू कैन मेक पॉइंट्स बट नॉट रियली ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये वैसे भी अपलोड हो ही जाता है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि रिकमेंड यही करूँगा कि आप उसको लॉजिक को, उसको कॉन्सेप्ट को समझें और इजी होके उसको जो है डाइजेस्ट करें। ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं ये देर इज समथिंग रियली, जब मैं कहूँ कि रियली हाई इंपॉर्टेंस, देन इट हैज टू बी, right? So these are the logical examples I'm gonna give here. So we're gonna discuss further in detail, but these are just for the sake of knowledge. सो टोपोलॉजीज की तरफ चले जाएं। फिजिकल टोपोलॉजी, दो तरह की टोपोलॉजीज होती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है, एक लॉजिकल होती है, ठीक है? सो फिजिकल टोपोलॉजी जो होती है, ये दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज एन एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स एंड अदर डिवाइसेस। तो बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस, चाहे वो केबल्स हों, चाहे आपके राउटर्स हों, चाहे आपके स्विचेस हों, चाहे आपके सर्वर्स हों, या आपके कंप्यूटर्स हों, ये सारे इस टोपोलॉजी में, फिजिकल टोपोलॉजी में फिट होते हैं, उस कैटेगरी के अंदर ये आ जाते हैं सारे, ठीक है? और लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो लॉजिकल टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली दैट गिव्स इनसाइट अबाउट नेटवर्क फिजिकल डिजाइन, कि नेटवर्क का जो फिजिकल डिजाइन है आपने उसको कैसे डिजाइन किया है, बेसिकली उसकी लॉजिक है, ये उसका एक मैप है,
ठीक है। ये उसको कैसे डिफाइन आपने बेसिकली, क्योंकि जब आप एक नेटवर्क अपना बनाते हो, किसी कंपनी का नेटवर्क बनाते हो, तो आपको पहले नेटवर्क को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। आप यू गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन इन योर हैंड एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग, यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन एवरीथिंग कि कितनी डिवाइसेस हैं हमारे पास, कितने ऑफिसेज हैं, कितनी हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं, और कितनी जो है हमारे पास वट एवर द बैंडविड्थ है, ये हमारा मतलब वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, यू पुट इट डाउन टुगेदर। और फिर आप सिक्योरिटी उसमें फीचर्स भी ऐड करते हो कि जी हमने यहाँ पे फायरवॉल ऐड करनी है, हमने यहाँ पे these and these many servers we have, और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है उन एसेट्स की। ऑब्वियसली सारे एसेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऑब्वियसली जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो रही होती है या स्टोर हो रही होती है, दैट वुड बी योर क्राउन ज्यूल, ठीक है, उसको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर करना होता है। तो वो एक टोपोलॉजी बनाई जाती है, एक नेटवर्क डायग्राम बनाई जाती है, उसको इंटरकनेक्ट किया जाता है, और फिर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम वो सारा काम हो रहा होता है। कोई भी काम जब भी आप शुरू करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने वो अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया और आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया इम्प्लीमेंट। पहले उसकी प्लानिंग होती है और उसके बाद फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी डायग्राम्स, विदाउट एनी वर्क फ्लोज, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस, यू वुड नेवर एवर फुलफिल दैट प्रोजेक्ट। और कोलैबोरेशन फिर बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड, बट लेट्स मूव ऑन डिस्कसिंग आवर नेटवर्क। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजीज हैं। उसमें पी टू पी है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, यू नॉट गोना हियर दैट अगेन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये बार बार मतलब वो नहीं आती बेसिकली। मैंने एज आई सेड कि लॉजिकल टोपोलॉजीज हैं, और इसमें कुछ ऐसी हैं जो अब बिल्कुल डिकमीशन हो गई, वो यूज़ ही नहीं होती हैं। ठीक है। बस ये समझने की हद तक है। we're not gonna use them again, but basically just to understand that कि टोपोलॉजी होती क्या है। कभी आप नेटवर्क टोपोलॉजी का सुन ले तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये टोपो व्हाट टोपोलॉजी इज। So topology is basically network diagrams, network different sort of architects of the network, जिसमें mesh है, hybrid है, and let's go through quickly each of them. पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी दी हुई है, तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, ये सबसे इजी टोपोलॉजी है। इसमें कोई मेश नहीं है, कोई ऐसा अम, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं है कि बहुत सारे इसमें नहीं दिए हुए, बस एक सिंपल सा ये है। Advantages and disadvantages, quickly go through them as well. Or this is a faster and a highly reliable than other types of connections, since there is a direct connection, no need for a network operating system, does not need an expensive server, as individual workstations are used to access the files. तो पीयर टू पीयर जिसे मतलब कहते हो ना आप, पीयर टू पीयर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? एक तो अच्छा एडवांटेजेस में कि फास्ट भी बहुत है, रिलायबल भी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, शॉर्टर डिस्टेंस है। डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाएं तो बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दैट इट ओनली टू बी यूज्ड फॉर स्मॉलर एरियाज वेयर कंप्यूटर्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये सिर्फ आप एक जहाँ पे एक कमरे में बैठे हुए हो, यू हैव, और या दूसरे कमरे में भी पड़ा है, बट यू शुड हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। ज़्यादा दूर नहीं होता इसमें, मतलब डिस्टेंस नहीं होता ज़्यादा। तो यू कैन ओनली भी, अगर दूर डिस्टेंस पे चले जाओगे, दिस टोपोलॉजी वुड नॉट वर्क, इट फेल्स। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही कनेक्ट कर सकते हो, क्लोज कंप्यूटर्स हों तो उन्हीं को कनेक्ट किया जा सकता है। यू कांट बैकअप फाइल्स एंड फोल्डर्स सेंट्रली इसमें, क्योंकि सेंट्रल सर्वर तो है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि सर्वर जो है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ हमारा रिसोर्स, हम वहाँ से यूज़ करते हैं, वो स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है, उसमें फाइल स्टोर्स भी हो रही होती हैं, सेव भी हो रही होती हैं। हमारे क्या वो स्टोरेज सर्वर कहलाता है। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसी चीज, इसमें सेंट्रली कुछ नो सिक्योरिटी बिसाइड्स द परमिशंस, यूजर्स ऑफन डू नॉट रिक्वायर टू लॉग ऑन टू देयर वर्क स्टेशंस, और वो कोई लॉग ऑन शॉगन वो सीन नहीं होता इसमें। तो इनसिक्योर नेटवर्क है। और ये है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, कोई बैकअप नहीं है, सेंट्रली लोकेशन नहीं है इसकी जहाँ से शेयरिंग हो सके।
और दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द जंप ऑन टू द बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइंस में, और एक बस जा रही है। बस बेसिकली हम इज नॉट लाइक अ ट्रांसपोर्ट बस, बल नाम इसी उससे लिया है कि ट्रांसपोर्ट करती है डेटा को। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट काइंड ऑफ अ केबल। अगर आप अपना सीपीयू ओपन करें, उसमें बसेस होती हैं, फ्लैट केबल्स होती हैं, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी सी केबल्स लगी होती हैं, वो बसेस होती हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे आप यही समझ लें कि बस ये हम केबल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बस टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल विच कनेक्ट्स ऑल द इंक्लूडेड नोड्स। अब ये हर एक जो है ना, ये नोड है इसकी यहाँ पर, ठीक है। लेट मी ब्रिंग ऑन माय एल पेन। ये नोड है, ये नोड है जी, ये नोड इसकी, ये नोड, ये नोड्स हैं, ठीक है। अब ये हर कंप्यूटर एक नोड पे जाके कनेक्ट हुआ हुआ है। किसको कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? ये केबल से, ठीक है। ये एक केबल है बीच में गुजर रही है, इस ये भी केबल ही है जो उसको सही भी, लेकिन ये एक मेन केबल है जो सबको कनेक्ट, छह के छह कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। अपनी कितनी नोड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 computers with 6 nodes are connecting to one cable or one bus. One of the computers in the network acts as a computer server. When it has two endpoints, it is known as the linear bus topology. इन्हीं में से एक कंप्यूटर जो है वो क्या एक्ट कर रहा होता है, वो सर्वर बन जाता है, ठीक है जी। अब इसमें वो डिसएडवांटेज खत्म हो जाएगा जो उसमें नहीं था, कि इसमें सेंट्रली सर्वर नहीं है, जो पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ नहीं मिल रही थी वो बस टोपोलॉजी में मिल रही है हमें, कि एक सर्वर भी मिल रहा है। और इसकी फ्यू नोड्स भी हैं, कनेक्टिविटी एक केबल के जरिए हो रही है इसकी। और अगर हमारे पास दो एंड पॉइंट हैं सिर्फ इसमें, तो इट इज़ नोन एज द लीनियर बस टोपोलॉजी। आई एम नॉट गोना गेट इनटू डेप्थ ऑफ दैट। एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी? हेयर आर द प्रोज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बस। कॉस्ट इफेक्टिव है सबसे पहले, क्योंकि cost of the cable is very less as compared to the other topologies, so it is widely used to build smaller networks, ठीक है। जहाँ भी देखा जाए ना, ये जब प्लान करते हैं नेटवर्क बिल्डिंग में, तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस, किसी भी आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, दे ऑलवेज लुक फॉर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आप मैंने जिस तरह रिस्क मेथोडोलॉजी में एग्जांपल्स दी थी, कि अगर एक रिस्क हमें इतना लॉस दे रहा है वो रिस्क, और हम उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा स्पेंड कर बैठे हैं उसकी मिटिगेशन के लिए, जबकि वो सिर्फ रिस्क ही है, राइट, इज नॉट गोना मेच्योर। या वो रिस्क रिस्क मेच्योर तब होता है जब वो इंसिडेंट बन जाए या थ्रेट वनएबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर जाए। वो नहीं कर रहा, माइनर सा रिस्क है, और उस पे आप इतनी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उस पे लगा बैठते हो, इतना पैसा उस पे लगा बैठते हो, तो आपका वो लॉस से कहीं ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स हम वैसे भी पर्सनल लाइफ में बेवकूफियां करते हैं, हम वी इन्वेस्ट बिफोर वी थिंक। हम इन्वेस्ट कर बैठते हैं वहां पर जहाँ पे कि हमें रिटर्न नहीं मिल रहा होता, ठीक है। सिमिलरली, तो ये होता है कि you just kind of look into the cost effectiveness issues here। तो यहाँ पे सिर्फ एक केबल यूज हो रही है, जबकि प्रीवियस वन में क्या था कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, द मोर यू कनेक्ट सिस्टम द मोर केबलिंग वुड बी कंज्यूम्ड। स्मॉलर नेटवर्क्स में इसीलिए ज़्यादा यूज होता है, और फेमस फॉर LAN नेटवर्क बिकॉज दे आर inexpensive and easy to install. It is widely used when a network installation is small, simple or temporary. ये फेमस क्यों है भाई? कि LAN में यूज हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क में ये यूज हो रहा है, एंड दे आर इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल, ठीक है। जैसे जैसे कम चीजें उसमें होंगी, कम नोड्स होंगी, या कम कह लो कि आप उसमें कनेक्टर्स, केबल्स शेबल्स का, वो इजी टू इंस्टॉल हो जाता है, बिल्ड करना इजी हो जाता है आपके लिए। इसीलिए लॉन नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ठीक है। चाहे वो होम का हो, ऑफिस का हो, एक ऑफिस की ब्रांच है उसका हो, that is a local area network. It is widely used when a network installation is small, simple or temporary. ठीक है, स्मॉल नेटवर्क इंस्टॉलेशन हो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और सिंपल ऑब्वियसली दैट विल बिकम सिंपल। और टेम्परेरी कोई आपने एक नेटवर्क बनाया है कि जी फॉर अ टेम्परेरी रीजंस, और आप उसमें यूज कर लेते हो ये, ठीक है।
It is one of the passive topologies. So computers on the bus only listen for data being sent. कि इसमें सिर्फ क्या पैसिव एक होता है एक्टिव एक होता है पैसिव, ठीक है। ये पहले हमने डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर। वो पैसिव थ्रेड्स और एक्टिव थ्रेड्स क्या होते हैं। तो पैसिव अटैक्स एक्टिव अटैक्स, बट पैसिव बेसिकली उसका मीनिंग सेम ही रहता है कि एक्टिव और पैसिव में। सो कंप्यूटर्स ऑन द बस ओनली लिसन फॉर डेटा बीइंग सेंट, कि डेटा जो सिर्फ डिलीवर किया जाता है, तो कंप्यूटर्स ऑन द अदर एंड सिर्फ उसको लिसन कर सकते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसको इस तरह समझ लें कि अगर एक इसने ये डेटा इसको भेजा है, तो ये इस एंड पे गया है, फिर इधर से इधर गया है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये सिर्फ उसको लिसन करेगा, ये उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता इसको, ठीक है। सो दिस इज द ओनली काइंड ऑफ आई वुड से इट्स अ ड्रॉबैक। इन अदर वर्ड्स, here are the cons drawbacks, हम वो भी देख लेते हैं। In case if the common cable fails, then the entire system will crash down. अगर ये केबल फेल होती है, let me clear that up a bit. Okay, so इसका इस पे सेकेंड। अच्छा, okay. So, for example, if this cable fails, this computer will be disconnected. ठीक है। ये डेटा अब ये उससे नेटवर्क से निकल चुका है। इफ दिस केबल फेल्स फॉर एग्जांपल, और उससे क्या होगा, ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज द मेन sort of bus between them, or a transport cable between them. If this fails, common sense है that everything would be fail within that network. इसका सबसे बड़ा disadvantage ही यही है। When network traffic is heavy, it develops collision in the network. Collision ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैफिक हो जाए, तो क्या होगा कि डेटा आपस में कोलाइड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसने डेटा सेंड किया, इस केबल पे ट्रेवल कर रहा है, देर आर, इसने भी डेटा सेंड किया हुआ है, तो क्या होगा कि स्टार्टेड कोलाइडिंग हेयर हेयर ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। तो ये एक ही केबल के ड्रॉबैक्स चल रहे हैं कि जी एक तो कोलिजन है, इसमें डेटा कोलाइड कर सकता है, और जब कोलाइड करता है डेटा तो दूसरी तरफ पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, ड्रॉप हो जाते हैं पैकेट्स। हम एक कमांड यूज करते हैं पिंग की। जब हम पिंग करते हैं किसी सिस्टम को, मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ, मैंने इसको पिंग किया है, अगर मेरी ट्रैफिक इस तक नहीं जा रही होगी तो पिंग फेल हो जाएगा, पिंग जीरो पैकेट्स रिटर्न करेगा, जीरो, ऑल द पैकेट्स वुड बी लॉस्ट एंड रिटर्न जीरो पैकेट्स। और अगर पिंग सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके जीरो लॉस आ रहा होता है कि जीरो पैकेट्स लॉस्ट, और इतने सेकंड्स में ये आपका पिंग जो है वो दूसरे कंप्यूटर तक गया है, तो वो आपको वो टाइम भी दे देता है। सो दिस इज अ पिंग कमांड, इज जस्ट अ क्वाइट सिंपल कमांड। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग और आईपी एड्रेस देते हो, या कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हो, उसको पिंग कर देगा। आप सिंपल इसको ट्राई कर सकते हो, पिंग google.com or something like that, and you will understand it better. सो कोलिजन नहीं, इसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, इसमें ये है कि वन केबल फेल्स एवरीथिंग फेल्स, और whenever network traffic is heavy or nodes are too many, the performance time of the network significantly decreases. So obviously वो डिक्रीज करेगा उसका टाइम, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। केबल्स आर ऑलवेज ऑफ अ लिमिटेड लेंथ, और इसमें केबल्स भी बड़ी लिमिटेड लेंथ्स की होती हैं। अच्छा जी, रिंग टोपोलॉजी की तरफ चले जाएं, तो रिंग टोपोलॉजी ना होता है जी, उसमें वो आपस में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं इन अ रिंग टोपोलॉजी में। In a ring network, every device has exactly two neighboring devices
फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अब डिवाइस हमारे पास, तो इसकी ये वाली डिवाइस इज गोना बी द सेम, इज गोना बी द सेम विद दिस वन, is gonna be the same with similar with this one, and it's gonna match this one. So for the communication purpose, right? Exactly same two neighbors. It is called a ring topology as is formation is like a ring. In this topology, every computer is connected to another computer. Here, the last node is combined with a first. शुरू करता हूँ ये इस तरफ से, तो ये जो लास्ट नोड है ये फर्स्ट वन से कनेक्ट होगी यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई। सो आइडेंटिकल डिवाइसेस, टू आइडेंटिकल इसके जो इर्द गिर्द हैं, इसके इर्द गिर्द तो आपस में कनेक्ट होती हैं और फर्स्ट और लास्ट से जाके कनेक्ट कर देता है, तो बेसिकली दैट फॉर्म्स अ रिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? इजी टू इंस्टॉल है, और इसको रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। Adding or deleting a device in a ring topology needs you to move only two connections. अगर हमने ऐड भी करनी है ना कोई डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस मैंने रिकॉन्फ़िगर की है या ऐड की है, तो मुझे सिर्फ इससे कनेक्ट करना है या मुझे इससे कनेक्ट करना है। ये मेरी दो डिवाइसेस जो नेबरिंग डिवाइस है, सिर्फ इससे कनेक्ट, मुझे बाकी सबसे कोई वो नहीं है, आई डोंट नो देम। बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया और बाकी ये कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं आपस में। So the troubleshooting process is difficult in a ring topology. उसकी reasons हैं कुछ के जी, obviously. And another disadvantage is that break in a single ring can risk the breaking of the entire network. ये देखते जाएं कि ये आपके ऊपर है कि आपका साइज ऑफ द नेटवर्क कितना है। आपको आपका मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हो, कैसा होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देख के आप उसको यूज करते हो नेटवर्क को। You don't have electricity issues, you can use the previous one. You have less computers, you can use the very first one. तो इस तरह इसको लेके चला जा रहा होता है, लेकिन कुछ टोपोलॉजीज ऐसी हैं जो मैंने कहा था कि बिल्कुल यूज में नहीं होती आजकल, और कुछ जो हैं वो एक आधी रह गई है जो चल रही है। बाकी ये सब सिर्फ क्या है, समझने की हद तक है। स्टार टोपोलॉजी, इन द स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ हब। अच्छा, अब ये देखें ना, अब हब वाली ये स्टार टोपोलॉजी शुरू हो गई, उस उनमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, हब नहीं था, राउटर नहीं, स्विच नहीं, कुछ नहीं, ऐसा चल रहा, डायरेक्ट कंप्यूटर उससे केबल से कनेक्ट हुए हुए थे। अच्छा, अब हब एक डिवाइस होती है जो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ मीडियम टू काइंड ऑफ कंट्रोल्स द ट्रैफिक, आई वुड से, कि वो उसको कंट्रोल, एक टावर, कंट्रोल टावर कह लें उसको, एक हब की एक एग्जांपल ये भी दी जा सकती है। दि- तो इसमें क्या होता है कि this cable called is called a central node, and all the other nodes are connected using the central node. It is most popular on LAN networks as they are inexpensive and easy to install. मैश टोपोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट, कि कुछ मैश आपको नज़र आ रहा है केबल्स का, ये इस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और इसमें भी यही है कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और ऑब्वियसली के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें फेलियर रेट बहुत कम होता है, क्योंकि ये मैश टोपोलॉजी है, ये हर तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि वो एक दूसरे से कनेक्ट तो होती थी, लेकिन एक फ्लो में ट्रैफिक, इसमें फ्लो वाला सीन नहीं है, इसमें ट्रैफिक कहीं से भी किसी भी नोड से ट्रैवल कर सकती है। और दूसरा ये कि इसमें अगर एक केबल फेल होती है तो इट इज कनेक्टेड विद अनदर साइड, वो एक नोड फेल होती है तो दूसरी नोड पे उसका काम चलता रहता है, तो इज कंसिडरेबली बेटर देन अदर टोपोलॉजीज। फिर है जी ये ट्री टोपोलॉजी है। Sorry, there's a spelling mistake up there, but this is a tree topology. So tree topologies have a root node. अब इसमें एक रूट नोड होती है एंड ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड विच फॉर्म अ हायरार्की, ठीक है। कि वो नोड्स एक ट्री की फॉर्म में, कि वन इज द ब्रांच नोड, अनदर वन इज बेसिकली अ रूट नोड, रूट नोड।
तो रूट नोड एंड रेस्ट आर द ब्रांचेस। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बट अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं तो ये इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल सकती हैं वहाँ से। तो इसको हायरार्की टोपोलॉजी भी कहते हैं। दिस टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स वेरियस स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर इन अ सिंपल बस, इन अ सिंगल बस। तो वही स्टार वाली बात आ गई कि काफ़ी सारी स्टार टोपोलॉजीज इसके अंदर, बेसिकली आप डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज लगा दें और क्या होगा कि वो एक बस से जाके कनेक्ट कर रही होंगी और एक नोड से जो रूट नोड होगी। ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरी कॉमन नेटवर्क विच इज सिमिलर टू अ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है? फेलियर ऑफ वन नोड नेवर अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, जिस तरह मेश में था। नोड एक्सपेंशन इज फास्ट एंड इजी, हम जितना चाहें उसको एक्सपेंड कर सकते हैं नोड को इन सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस। डायरेक्शन ऑफ एरर्स इज एन इजी प्रोसेस, और एरर्स कहाँ से आ रहे हैं हम फिगर आउट कर सकते हैं इजीली। इट इज़ इजी टू मैनेज एंड मेंटेन, और इजी है मैनेज और मेंटेन करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ हैविली केबल टोपोलॉजी, जारी बात है उसके अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज आ गई हैं और एक नोड से कनेक्ट कर रही हैं, तो हैविली केबल्ड होगी, केबल ज़्यादा इसमें कंज्यूम होगी। इफ़ मोर नोड्स आर एडेड देन इस मेंटेनेंस डिफिकल्ट, और जितनी ज़्यादा नोड्स उसके अंदर लगाते जाएंगे उतना ही वो डिफिकल्ट भी होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। और अगर इसका भी अगर हब फेल होता है या कंसंट्रेटर फेल हो जाता है, तो जिसके साथ जितनी नोड्स अटैच हुई होंगी वो डिसेबल हो जाएंगी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एडवांस नेटवर्क स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सो बेसिकली एडवांस नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, मैंने पहले आपको कहा था कि ये थोड़ा सा वो होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की तरफ हम चलते चले जाएंगे जो आजकल यूज होते हैं विद अ सिंपल एग्जांपल्स और विद अ सिंपल टोपोलॉजीज और राउटर स्विचेस और सर्वर्स को समझने के बाद हाउ दे आर कनेक्टेड, तो हम थोड़ा सा उसको एडवांस नेटवर्क स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं एडवांस नेटवर्क स्ट्रक्चर? हाइब्रिड नेटवर्क्स हैं, networks that combine elements from different structures, और मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टोपोलॉजीज उसके अंदर ऐड की होती हैं, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। स्केलेबल नेटवर्क्स वो होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू स्केलेबल एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर्स लाइक स्पाइन लीफ। अच्छा, स्केलेबल ये होते हैं, स्पाइन लीफ्स उसको कहा जाता है। उसकी मैं आगे चल के आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि स्पाइन लीफ नेटवर्क क्या होता है। स्पाइन लीफ बेसिकली स्केलेबल नेटवर्क होता है जिसको हम फर्दर स्केल कर सकते हैं, फर्दर बढ़ा सकते हैं उस नेटवर्क को। तो स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर इज अ डेटा सेंटर नेटवर्क टोपोलॉजी। डेटा सेंटर में स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्विचिंग लेयर्स, अ स्पाइन एंड अ लीफ। ठीक है। अब ये एक डायग्राम मैंने इसमें दी है जो आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करेगी कि ये तो हो गई स्पाइन स्विचेस लगे हुए हैं डाटा सेंटर टोपोलॉजी में। स्पाइन स्विचेस यहाँ पे लगे हुए हैं और लीफ स्विचेस हैं। ठीक है, अब आप देख लेंगे उसकी कनेक्टिविटी कैसे वो दे रहा है। बेसिकली दिस स्पाइन स्विच ये किसे कनेक्ट कर रहा है? इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी कनेक्ट, और इसको भी कनेक्ट कर रहा है, मतलब इट्स कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ देम। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये स्विच जो है इट्स कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ देम एज वेल। सो बेसिकली ये सब एक दूसरे से ये तीन स्विच हैं और ये चारों स्विचेस को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि दीज थ्री आर कनेक्टेड विद दीज फोर स्विचेस एट द सेम टाइम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि the leaf layer consists of access switches that aggregate traffic from servers and connect directly into the spine or network core। तो इसमें जो ये लीफ स्विचेस होते हैं, ये वाली जो लीफ स्विचेस की लेयर होती है, मिडल लेयर, तो ये डायरेक्टली जो हमारे सर्वर्स होते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर में होता है क्या है, सर्वर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, ठीक है, राउटर्स होते हैं, और स्विचेस का बेसिकली काम ही यही होता है कि ये नेटवर्क को कंट्रोल, बेसिकली इट्स अ नेटवर्क कंट्रोलिंग डिवाइस, राइट? कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपने कैसे जाना होता है। ऑब्वियसली राउटर इज समथिंग विच बेसिकली डिटर्मिंग द रूट ऑफ दैट, कि जी वहां से इस रूट से आपने जाना है, इस रूट से नहीं जाना। ठीक है, दैट्स अ राउटिंग टेबल उसमें डिफाइन होता है और फिर उस हिसाब से वो आपके रूट कॉन्फ़िगर करता है।
बट स्विचेस में ये है कि एज द नेम सजेस्ट बेसिकली ये स्विच है एक नेटवर्क का, ठीक है। इसके अंदर पोर्ट्स होती हैं, कोई 28 पोर्ट का स्विच होता है, कोई 46 पोर्ट का स्विच होता है। उस पोर्ट्स में बेसिकली हर नेटवर्क की एक अलहदा पोर्ट होती है। अब जिस तरह इसके अंदर ये 4 पोर्ट्स बेसिकली इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं इस स्विच के साथ, और ये इन चारों स्विचेस की हैं, इसके साथ भी 4, इसके साथ भी 4 हो रही है। इसमें ये क्या है कि एक तरफ तो ये 3, क्योंकि स्विचेस से इस स्विच की 3 पोर्ट्स उन तीनों स्विचेस के साथ कनेक्ट हो गई, और एक पोर्ट जो है इसकी सर्वर के साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो at the end of the day, basically, they are connecting with each other with sort of a network which is spine leaf network, ठीक है। और इसमें ये जो मिडल लेयर की मैं बात कर रहा था कि ये क्या है, ट्रैफिक एग्रीगेट करती है यहाँ सर्वर से, और उसके बाद कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्पाइन और नेटवर्क कोर, और फिर वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देती है स्पाइन से। और ये फर्दर जो है फिर ऑब्वियसली इट गोज बियॉन्ड दैट विच नेटवर्क्स इज कनेक्टिंग दिस सर्वर टू। तो ये इतना इजी नहीं होता कि यहाँ से ये सर्वर कनेक्ट हो रहा है और सिर्फ ये ही सारा चल रहा है, नहीं, इट्स अ मैश ऑफ दिस नेटवर्क, और फिर आगे फर्दर नेटवर्क भी होते हैं, बट ये एक कह लें कि एक क्रॉस सेक्शन लेयर उसमें दिखा दी है कि so that you can have an idea कि किस तरह ट्रैफिक फ्लो करती है विद इन दीज नेटवर्क्स, और नेटवर्क किस तरह के होते हैं। तो spine switches interconnect all the leaf switches in a full mesh topology. So this topology जो middle topology है ये full mesh topology है as we have studied earlier. तो हम टोपोलॉजीज को इसीलिए स्टडी कर रहे थे ताकि हम अब हमें वो, अगर मैं कहीं पे मैश कहूँगा तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैश टोपोलॉजी, और उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज मैश और या हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है। तो सिक्योरिटी फोकस अगर हम इसको देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एज आई सेड कि मैंने नेटवर्क को स्टडी करवाना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि ये नेटवर्क है जी, ये इस तरह है तो इस तरह है। बेसिकली इसको, इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस है या इसकी क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी, या फिर हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, कौन सा नेटवर्क सही होता है कौन सा नहीं सही होता। So we will look into that. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले नेटवर्क के सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के नेट कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक नेटवर्क एलिमेंट होता है और एक सिक्योरिटी एलिमेंट होता है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सो दीज आर अ कम्बिनेशन, बेसिकली एक नेटवर्क कंसिस्ट होता है दो एलिमेंट से, नेटवर्क एलिमेंट और सिक्योरिटी एलिमेंट्स को मिला के। जो नेटवर्क एलिमेंट्स के होते हैं, जिसे नेटवर्क नोड्स भी कहते हैं हम, उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं उस पर, टीसीपी आईपी, जिस प्रोटोकॉल से ट्रैफिक फ्लो कर रही होती है, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। So TCP/IP is together basically transmission control protocol and internet protocol, and hypertext transfer protocol that is HTTP। और अगर इसको हम सिक्योर कर लें, इनक्रिप्ट कर लें, तो ये HTTPS बन जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर इसमें डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम्स, और सम अदर थिंग्स एज वेल। सो कनेक्शन मीडिया भी इसके अंदर होता है, वायर या वायरलेस, वायरलेस कनेक्शन होता है, या फिर वायर्ड, दो ही तरह के होते हैं, या तो वायर और वायरलेस होते हैं। इसी तरह अगर हम किसी कंप्यूटर को ऊपर सिक्योरिटी डिवाइस लगाते हैं तो वो भी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि अगर हम एजेंट और एजेंटलेस। एजेंट्स में होता है कि हमें लिटरली डिवाइस के अंदर एजेंट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो एजेंट हमें डाटा वापस भेज रहे होते हैं, सिक्योरिटी लॉग्स भेज रहे होते हैं, इवेंट्स लॉग्स भेज रहे होते हैं, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि दिस दिस कंप्यूटर हैज़ गॉट द रिस्क, या फिर इसमें ये है कि
he's got the virus or he's got the malicious sort of file within that computer, so isolate it, we can cut that computer off or the device off the network. तो वो एजेंट और एजेंट लेस गेम चल रही होती है वहाँ पे। इसी तरह वायर्ड और वायरलेस, जिस तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, तो अब बेसिकली ज़्यादातर लोग वायरलेस पे ही रिलाई करते हैं, लेकिन हमारे पास बैकअप हमेशा रहता है वायर्ड का, RG4 केबल जो आपके पास पड़ी होती है कि आपने वायर पे कनेक्ट कर लेते हो फौरन अगर वायरलेस में कोई इशू आता है तो। अ, क्योंकि जो वायर्ड होगी ना, वो ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ फास्टर स्पीड एज वेल एट द सेम टाइम। अच्छा, और फिर टोपोलॉजीज भी यूज हो रही होती है, तो कितनी चीजें उसके अंदर आ गई हैं हमारे पास। देखिए, नेटवर्क नोड्स आ गई। नेटवर्क नोड्स को तो आप सिंपली ये समझ लेना कि ये आपकी डिवाइसेज है। नेटवर्क नोड उसमें राउटर, स्विचेस, हब्स, कंप्यूटर्स, आपकी फैक्सेस, आपके प्रिंटर्स एंड एवरीथिंग, सो दीज आर योर नेटवर्क नोड्स। ठीक है, इसको देखें नेटवर्क नोड्स, जिससे कि आपके नेटवर्क एलिमेंट्स मिल रहे हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन चल रही है ऑन अनदर लेयर कि जी वो ट्रैफिक जो है वो कैसे फ्लो कर रही है विद इन दैट, और इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इसको भी हम देखेंगे। और HTTP जो है, ये टनल बेसिकली दिस इज कॉल्ड HTTP विद इन दैट, ये भी एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। और अगर हम इसको सिक्योर कर दे तो HTTPS बन जाता है। ठीक है, और ये है कि DNS जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, और एक DNS सर्वर भी होता है, डोमेन नेम सर्वर। तो ये जो है, जिस तरह कि आप google.com पे जा रहे हो, तो गूगल के पीछे उसका IP एड्रेस भी होता है, लेकिन जो डोमेन नेम सर्वर है ना, उसने उसको एक नाम दिया हुआ है। बेसिकली वो रिजर्व्ड नेम्स होता है, जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम कंट्रोल्स बाय द रजिस्ट्री, इंटरनेट रजिस्ट्री उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, DNS को कौन कंट्रोल करता है, वो इंटरनेट रजिस्ट्री जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। और इसमें बहुत सारे हैं जिनसे डोमेन नेम रिजर्व करवाया जाता है। तो IP एड्रेस जो है बेसिकली, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1, दिस इज एन IP एड्रेस, राइट। तो ये IP एड्रेस के जब आप इसको किसी नाम में कर देते हैं, तो ये एक आपके पास नाम बन जाता है, वेदर इट वुड बी गूगल और सम अदर नेम, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल आई एम गिविंग हियर। तो ये आपका वो, लेकिन इसके पीछे एक IP एड्रेस जो यूनिक होता है, जो कि अगर मैंने ये IP एड्रेस रिजर्व कर लिया है, दिस इज अ पब्लिक IP एड्रेस, नॉट द प्राइवेट एड्रेस बट द पब्लिक IP एड्रेस। तो आगे चल के हम IP एड्रेसिंग अभी देखते हैं। पब्लिक IP एड्रेस मैंने अगर रिजर्व कर लिया है, तो नोबडी एल्स वुड हैव, सो इट्स अ यूनिक यूनिक IP एड्रेस और द यूनिक नेम, डोमेन नेम उसके DNS के थ्रू। अच्छा, और वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन, मीडिया एंड टोपोलॉजीज चल रही। सिक्योरिटी एलिमेंट्स इसके क्या है, साइबर सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल IPsec, VPN, TLS एंड डाटा प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज, जिस तरह जिसमें क्लासिफिकेशन, एन्क्रिप्शन, की मैनेजमेंट, उसके अंदर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी चल रही होती हैं। ठीक है, ये नेटवर्क, अगर मैं सिक्योरिटी का बंदा नहीं हूँ, या मैं आपको सिक्योरिटी की तरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग का बंदा हूँ, मैं सिर्फ यहीं तक ही, इट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी टू टेल यू गाइस elements of network architecture. I would never ever discuss these elements because that would not be fall under the networking area. But because we are the security kind of specialist or expert, so we have to concentrate on this bit of network as well, कि उसमें हमने साइबर सिक्योरिटी कौन सी डिवाइसेस, फायरवॉल्स है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। IPsec इज बेसिकली, ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी होती है। ये TCP/IP अगर इस पे प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ये IPsec प्रोवाइड्स अ टनल, बेसिकली ये आपको एक टनल प्रोवाइड कर देती है, ये जिसको कि सिक्योर ट्रैफिक, जिसमें अब VPN भी आ जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसको मैं SSL बेसिकली डिक्रिप्टेड वर्जन है, पुराना हो गया, लेकिन अब उसको TLS कह दिया जाता है, TLS1, TLS2, TLS3। तो
और डेटा प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि इंक्रिप्शन भी आती है, उसके अंदर की मैनेजमेंट आ जाती है, जिस तरह कि हमने पढ़ा था पब्लिक की, प्राइवेट की, वो सारा की मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। क्लासिफिकेशन, हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम उसको सेव करते हैं तो उसको क्लासीफाई करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी होती है हम उसको क्लासीफाई लाजमी करते हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट, पब्लिक और कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, उसको प्राइवेट लेबलिंग दी जाती है। अच्छा, these are the basically some elements of network security, network and some elements from the security point of view. बताने ज़रूरी थे बेसिकली, क्योंकि after all we are looking into the security of it, not just the network. तो और यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कोई वीडियो स्टूडियो भी देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़, तो उसमें दोनों चीज़ें साथ नहीं होती। उसमें अगर आप एक टाइप करोगे एक सर्च के नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क आर्किटेक्चर, वो आपको सिर्फ नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें दे देगा, बट इट विल नॉट। आप साइबर सिक्योरिटी के नेटवर्क सर्च करोगे, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट डिवाइसेस विल कम अप। तो Yeah, let's move forward. तो आगे क्या है? A well-defined cybersecurity architecture enables businesses to maintain resiliency in the face of a cyber attack or a failure of one or more components of their infrastructure. अगर हमारे पास एक वेल डिजाइंड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है, उसको मैप किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है। अगर हमारे पास वेल डिजाइंड होगा और साइबर सिक्योरिटी को ज़हन में रखते हुए हम करें, और यही चीज़ कोडिंग का भी है। डेवऑप्स के बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे। डेवऑप्स में भी एक होता है सेक डेवऑप्स, राइट? सिक्योर डेवलपमेंट बेसिकली। सेक डेवऑप्स है क्या? बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ अ डेवऑप्स बेस, लेकिन उसमें क्या है, सिक्योरिटी को फॉलो किया जा रहा होता है कि यस, वी नॉट गोना पुट एनी लूप होल। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे ऐसे बैकडोर्स रख दिए जाते हैं, वेंडर जानबूझ के भी रखवाता है वो। बेसिकली वेल, देयर आर सो मेनी मोटिव्स बिहाइंड इट कि हमारे पास ही सपोर्ट के लिए आएंगे दोबारा। लेकिन क्या होता है कि उस लूप होल को, अगर सेक डेवऑप्स वाला काम कर रहा होगा तो ही विल फिगर इट आउट, ही विल नॉट लीव एनी नोट्स। जिस तरह स्लैश स्लैश करके एक डेवलपर नोट्स लिखता है फॉर हिज ओन कन्वीनियंस, तो वो ऐसे कोई नोट्स नहीं छोड़ेगा जिससे कि सिक्योरिटी फ्लॉ विजिबल हो जाएगा। कि अगर वो एक नोट लिखता है, फॉर एग्जांपल ही इज कोडिंग एंड ही पुट इट देयर कि जी मैंने एक्स एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ये फलानी फलानी लाइन पे मैंने उसको कवर करना है, बेसिकली इट गिव्स यू फ्लॉ। तो वो भूल जाता है, इज नॉट लाइक सिक्योरिटी सेवी, और वो उसको छोड़ देता है वहां पे। उससे क्या होगा कि बूम, व्हेन आई विल एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और या मैं हैक करूंगा तो मैं उसको रियलाइज करूंगा ना, उसके कोड को जब रिव्यू करूंगा मैं उसके कोड को, तो उसमें मैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आई फिगर्ड आउट कि यस, देयर इज अ फ्लॉ इन देयर, इन दीज स्क्रिप्ट लाइंस और व्हाटएवर। तो वेल डिफाइंड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाना पड़ता है। उसी तरह नेटवर्क आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, दिस इज अनदर एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी के। नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स और जो हैं ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स होते हैं जो हायर किए जाते हैं, उनका काम ही यही होता है टू बेसिकली design the network, or even if the design this network is already there, they got to look after that net, they got to make sure that the security of this network is adhered to, और इसमें कोई फ्लॉज हैं या नहीं है, क्या है, उसको मेंटेन करना होता है उसकी सिक्योरिटी को। तो अगर अच्छा आर्किटेक्ट होगा, सिक्योर्ड होगा, तो क्या होगा कि हमें ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि रिजिलियंट है। रिजिलियंट मतलब होता है कि ये साइबर अटैक्स अगर हो तो उसमें ये फेल नहीं होगा, या ये उसको कॉम्बैट कर सकेगा इजीली। हम उसको इजीली मिटिगेट कर सकते हैं थ्रेट्स को। हमें पता होगा कि अगर ये नेटवर्क हमारे पास सेगमेंटेड नेटवर्क है, ठीक है, सेगमेंटेड नेटवर्क, अगर फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क पड़ा है, ये एक नेटवर्क पड़ा है, और एक ये नेटवर्क पड़ा है, ये सेगमेंट्स हैं ऑफ नेटवर्क्स के, ठीक है। और ये हमारा मेजर काइंड ऑफ कह लो कि नेटवर्क है। तो अब उसमें a threat comes to this one, तो you can easily isolate this network, ठीक है। उस पे ऐसी डिवाइसेस लगा दी जाती हैं नेटवर्क के एग्जिट पे। यहाँ पे डिवाइस, ऐसी फायरवॉल या ऐसी कोई डिवाइस लगा दी जाती है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैफिक को।
तो यहाँ पे इसको आइसोलेट कर दिया जाएगा और इसको इजीली बेसिकली मिटिगेट करके एंड देन वी कैन रिकनेक्ट इट बैक टू द नेटवर्क। सो इस इजी हो जाता है। जबकि अगर पूरा नेटवर्क ही एक हो, उसके अंदर सारी डिवाइसेस सब कुछ एक ही के अंदर पड़ा हो, तो जब कोई प्रॉब्लम होगा, कोई अटैक होगा, तो वो सारा नेटवर्क ही बुस्ट हो जाएगा। तो दीज आर द सम इश्यूज देयर, और इसीलिए नेटवर्क को अच्छे तरीके से उसको प्लान और डिज़ाइन किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। The architecture should be optimized for daily use during normal business operations and prepare the company to handle reasonable bursts, spikes, or surge in traffic and to appropriately manage potential cyber threats to the organization. तो जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है बेसिकली, वो बेसिकली असेस करता है नेटवर्क को ऑन अ डेली बेसिस भी करता है, ऑपरेशनल आवर्स में भी करता है, कि वेदर योर ट्रैफिक, इवन द ट्रैफिक स्पाइक्स, ठीक है, ट्रैफिक सर्च कर जाती है, ट्रैफिक स्पाइक करती है, आपके नेटवर्क में बहुत सारी ट्रैफिक आ जाती है, तो क्या वो उसको हैंडल कर सकेगा। और हमारे पास जो सिक्योरिटी डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, वो वन ऑफ देम इज अकामाई। अकामाई जो है बेसिकली इट्स अ टूल सेट, ठीक है। It's quite expensive, and we place it there to manage the basically a traffic there. ये DDoS को भी हैंडल करता है, DDoS अटैक्स को भी। और साथ साथ ये क्या करता है, इसमें एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं अकामाई थ्रेट प्रोटेक्टर। तो अकामाई थ्रेट प्रोटेक्टर भी यही काम कर रहा होता है, थ्रेट्स को कंप्रीहेंड कर रहा होता है विद इन द नेटवर्क। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क टूल सेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस का क्या रोल होता है। अब आप यहाँ पे देखें, दिस इज एन इंटरनेट, राइट। हमारी बेसिकली ये हमारी कुछ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, हमारा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारी डिवाइसेस हैं। मैं अब रियल टर्म एग्जांपल्स दे रहा हूँ रियल लाइफ की, ठीक है। दिस इज अ स्विच, दिस इज अनदर स्विच, राइट। ये हमारा ऑर्डिनरी डाटा है। we're not worried about the data, but these are the crown jewels जो डाटा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। तो इंटरनेट से जब कनेक्टिविटी होती है, तो पहले तो एक एक्सटर्नल फायरवॉल होती है बीच में। डायरेक्टली इंटरनेट से स्विच कनेक्ट नहीं किया जाता, फायरवॉल बीच में लाजमी डाली जाती है। चाहे वो जूनिपर की हो, चाहे वो सिस्को की हो, चाहे वो F5 का हो, या फिर किसी और कंपनी की। फायरवॉल्स आर डिफरेंट डिफरेंट, उसके वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो फायरवॉल्स प्रोवाइड करती हैं। फायरवॉल्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो उसके अंदर बनाए जाते हैं, और वो भी सिक्योरिटी पर्सन का काम होता है कि वो फायरवॉल रूल्स को डिफाइन करे कि कौन सी ट्रैफिक आनी चाहिए, कौन सी ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, कौन से आईपी एड्रेसेस ब्लैक लिस्टेड हैं, वो नहीं टच करने चाहिए हमारे नेटवर्क को। तो नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है, ये एक्सटर्नल फायरवॉल लगा दी गई है इधर। फिर अब जो सेंसिटिव है उसके लिए डबल प्रोटेक्शन की जा रही है, कि ठीक है यहाँ तक तो इज ओके, बट दिस फायरवॉल वुड बी on top of it to protect this sensitive data, के डबल सिक्योरिटी, इसको हम कहते हैं कि लेयर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। तो लेयर्ड सिक्योरिटी में काम चल रहा होता है कि डबल फायरवॉल प्रोटेक्शन इज हेयर। तो so routers, switches, and firewalls, how these devices fit into various network structures. So we'll be looking into कि जी ये routers क्या हैं, switches क्या हैं, firewalls क्या हैं, और ये बाबर टर्म्स यूज होंगी क्योंकि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं हमारे पास। और इसी से सारा कुछ चल रहा होता है। देयर आर सो मेनी अदर डिवाइसेस एज वेल, बट दीज आर द बेसिक वंस। सो किस तरह ये फिट करती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फायरवॉल it fits between your network and the internet, plus even that the firewall is also in between your ordinary network और your important one जो आपका tier 0 हम इसे कहते हैं। तो डिफरेंट टीयर्स होते हैं नेटवर्क के। तो सिक्योरिटी फंक्शंस, सिक्योरिटी रोल्स these devices play, we'll look into that। और फायरवॉल्स आर बेसिकली फॉर एक्सेस कंट्रोल, एज आई सेड कि हम उसमें डिफरेंट रूल सेट्स बनाते हैं, कौन सी ट्रैफिक आनी चाहिए, कौन सी ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए,
ये फायरवॉल का काम होता है। आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की फायरवॉल्स आ रही हैं मार्केट में, जो ना सिर्फ आपको ब्लॉक करती हैं ट्रैफिक, बल्कि वो थ्रेट्स को भी पिक कर रही होती हैं साथ साथ। उनके हम अंदर ऐसी जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करवा देते हैं, डायरेक्टली उसको लिंक कर देते हैं एक डेटाबेस से, जिसके अंदर की हमारी थ्रेट डेटाबेस होता है। तो वो क्या करती है, इस क्वाइट इंटेलिजेंट डिवाइस, और उसको हम कहते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस। दो तरह की फायरवॉल्स होती हैं, वन इज आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, और एक होती है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये डिटेक्शन सिस्टम सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि जी ओ यस, द वायरस इज कमिंग along द वे, स्टॉप इट, और डू यू वांना स्टॉप इट, और व्हाटएवर एज पर योर फायरवॉल रूल्स। प्रिवेंशन सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट क्या करेगा, ये उससे लेटेस्ट है, और ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ बल्कि डिटेक्ट करता है, बल्कि उसको प्रिवेंट भी करता है। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है थ्रेट इंटेल डेटाबेस से, और उसके अंदर आईओसीज, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइजेज होते हैं। तो वो यहाँ से पिक करता है कोई भी वर्नेबिलिटीज, जो नॉन वर्नेबिलिटीज होती हैं, उनको वो वहीं पे कंप्रिहेंड कर लेता है, वहीं पे मिटिगेट कर लेता है, उसको प्रिवेंट कर देता है। तो दीज आर क्वाइट इंटेलिजेंट डिवाइसेस नाउअडेज। और इसमें ये है कि जो आईपीएस है, दे आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दोज डिवाइसेस। तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आगे चलते हैं। राउटर्स जो होते हैं, वो रूटर्स भी कह लें, वैसे राउटर होता है राइट करेक्ट वर्ड फॉर दैट, फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट। ये ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है आपकी। How would it manage? We'll look into it later on, but yes, this is a traffic manager. Basically, आपको बताता है कि ट्रैफिक किस रूट से जानी है, किस रूट से नहीं जानी, और वो पूरा रूट आपको डिफाइन करके उसका देता है। बल्कि हम उसको देते हैं राउटिंग टेबल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहा होता है। और हाँ जी जी, चले आईपी एड्रेसिंग की तरफ, ठीक है। राइट। So yeah, IP addresses are structured and allocated within networks, and basically IP addressing scheme is a plan that assigns unique identifiers to devices and networks. ये यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं बेसिकली। आईपी एड्रेस दिया जाता है, कुछ रिजर्व्ड होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, बट ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे। अगर आप कहीं से भी नेटवर्क को टच कर रहे हो, तो किसी रिसोर्स को, किसी सर्वर को टच करते हो, किसी वेबसाइट को टच करते हो, आपका आईपी एड्रेस आपका बेसिकली एड्रेस होता है कि आप कहाँ से उस नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो। तो ये आपकी पहचान होती है, ये आपका जिस तरह एक फिजिकल एड्रेस जिस तरह होता है ना, कि घर का होता है, पोस्ट कोड होता है, और आपको वहाँ पे जो कम्युनिकेशन किसी ने करनी हो, तो दे सेंड यू दैट सॉर्ट ऑफ, कि वो एड्रेस होना चाहिए आपका, अदरवाइज आपको किस तरह कनेक्ट किया जाए। तो इसी तरह इन अ डिजिटल वर्ल्ड, नेटवर्किंग वर्ल्ड में, आपका एक आईपी एड्रेस आपको असाइन किया जाता है। राइट, आपकी डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और आपका जो है अगर आप किसी कंपनी में है, उसकी प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग स्कीम होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हम पब्लिक आईपी एड्रेस की अगर बात करें, तो हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, और यही रीज़न है कि जब आप उसको चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप वीपीएन यूज़ कर रहे होते हो, तो वो आपका आईपी एड्रेस विजिबल नहीं होता। इट कुड हैव बीन कि वो जहाँ से आपने वीपीएन परचेज किया होता है, देयर आईपी एड्रेस या प्रॉक्सी आईपी एड्रेस भी यूज़ हो रहा होता है, या वेरियस लोकेशंस का। इसी तरह जब हम टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के टर्म में, सॉरी उसमें, जो हैकिंग के उसमें, तो वो एनोनिमिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और वो आपका आईपी एड्रेस बेसिकली एक जगह से नहीं, वो डिफरेंट जगह से आपका शो कर रहा होता है। सो दैट इज़, आई वुड से, अ ब्यूटी ऑफ इट, या फिर फ्रॉम एनोनिमिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स क्वाइट गुड।
तो आईपी एड्रेस जो है बेसिकली दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर टू डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज essential for ensuring efficient and secure communication, routing and management of data traffic. Each IPv, अब दो तरह के IPv वर्जन 4 है, IP वर्जन 6, IPv6, IPv4, पर यूजुअली हमारे पास IPv4 हम जो एड्रेस यूज करते हैं वो IPv4 ही एड्रेस यूज हो रहा होता है. So that's why we don't have to get into that detail, but IPv4 based network must have the following. क्या क्या इसके अंदर होता है? A unique network number that is assigned by either an ISP or for older networks registered by IANA. ठीक है, Internet Association of Naming Association or something like that. तो या तो ये ISP जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, या IR भी दे सकता है. IR होता है इंटरनेट रजिस्ट्री, या पुराने नेटवर्क्स में IANA एक बॉडी थी जो इसको असाइन करती थी. इनफैक्ट अभी है, बट ये आईपी एड्रेस उस टाइम असाइन करती थी, लेकिन अब आईएसपी या आईआर आपको देता है. इफ यू प्लान टू यूज प्राइवेट एड्रेसेस द नेटवर्क नंबर्स योर डिवाइस मस्ट बी यूनिक विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट नेटवर्क एज आई सेड कि उसमें वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसमें भी एक पहला डिजिट ऐसा होता है जो आपको पब्लिकली असाइन किया जाता है आपको, और उसके बाद आप उसकी सब नेटिंग करते हो और फर्दर अपने आईपी एड्रेसेस उसके अंदर से निकालते हो जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं. इज नथिंग टू डू विद द इंटरनेट. पर इंटरनेट वाले वो सब पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं. so कि नोट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब यूनिक आईपी एड्रेसेस फॉर द इंटरफेसेस ऑफ एवरी सिस्टम ऑन द नेटवर्क. तो हर इंटरफेस इंटरफेस कभी आपने सुना होगा इंटरफेस कार्ड, ये इसका कंप्यूटर का इंटरफेस कार्ड है. सो बेसिकली वो यही होता है, वो नेटवर्किंग कार्ड होता है या नेटवर्किंग इंटरफेस होता है आपका. उस पे आपका हार्ड कोडेड होता है जो आपका मैक एड्रेस होता है उसके, जो इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है, और वो मैक एड्रेस आपके आईपी एड्रेस के साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है, तो यूनिक होता है. एज आई सेड नेटवर्क मास्क उस पे लगाया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे नेटवर्क मास्किंग क्या होती है. आईपीएफ जहाँ, अच्छा मैं इसको आईपी एड्रेस ही कहूँगा. ठीक है, IPv4 और उस चक्कर में नहीं पढ़ना अभी. तो लिखा यही होगा IPv4 इस तरह करके, बट बेसिकली आप उसको आईपी एड्रेस ही कंसिडर करें. अच्छा, गो बैक. 32 बिट नंबर होता है ये. 32 बिट, व्हेन आई से बिट, राइट. तो बिट्स मैंने आपको बताया था कंप्यूटर लैंग्वेज पे दीज आर 100110, ये सारी इसकी बिट्स होती हैं. तो बिट्स में क्या होता है कि ये बिट्स हैं, कितनी हैं ये, 4 बिट्स हैं, राइट. तो इस तरह की अगर 32 बिट्स होंगी तो वो आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस उसका बन जाएगा. ये कितनी हो गई हैं, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, इस तरह करके दीज विल बी 32. और उसमें फिर क्या होता है कि ऑक्टेट्स होते हैं, जिसमें कि 8 बिट्स का एक ऑक्टेट होता है, और 4 ऑक्टेट्स बनते हैं इसके. अब ये 4 बिट्स और ये 4 बिट्स, 8 बिट्स का ये एक ऑक्टेट है आपका. ठीक है, ये फिर एक ऑक्टेट है, इसी तरह फिर एक ऑक्टेट, और इसी तरह फिर एक ऑक्टेट. ठीक है, कितने ऑक्टेट्स हो गए, 4 ऑक्टेट्स. एज यूजुअल माई ड्राइंग इज रबिश. सो ऑक्टेट्स हो गए. और एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं. 8 बिट्स इन 1 ऑक्टेट. ये कुछ चीजें याद रखनी होती हैं. सो 8 बिट्स जो है एक ऑक्टेट में, और 4 ऑक्टेट जो है वो मिलके, तो 32 बिट आ गई उसके अंदर, और वो एक आईपी एड्रेस बनाते हैं. अच्छा खैर, इसको विल स्टडी लेटर ऑन, बट दीज आर द बिट्स एंड ऑक्टेट्स. अगर आप कभी इसमें कंफ्यूज हो जो, तो ये जस्ट रिसर्च फॉर दिस कि ऑक्टेट्स क्या होते हैं, बिट्स क्या होती हैं. फिर हम इसको कन्वर्ट भी करते हैं. अगर ये हमें बाइनरी फॉर्म में मिल रहा है
तो 10 1 1 0 इस तरह करके, अगर ये बाइनरी फॉर्म में है फिर हम इसको डेसिमल में लेके आते हैं, ठीक है। जिस तरह एक प्रॉपर नंबर होता है 168.192.1.0, इस तरह हम उसको बाइनरी फॉर्म में ले आते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो आपको यूजुअली आईपी एड्रेस नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0, इस तरह करके। तो बेसिकली ये एक ऑक्टेट हुआ, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा और ये चौथा ऑक्टेट, और हर ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, तो टोटल ये 32 बिट्स का बनता है। लेकिन क्योंकि हमें ये डेसिमल में नजर आ रहा होता है, यूजुअली कंप्यूटर इसको बिट्स में समझ रहा होता है, तो ये सारी कन्वर्जन चल रही होती है बैकएंड पे। अच्छा, IP address is written in a decimal digits, as I said. ये डेसिमल फॉर्म है आईपी एड्रेस की, डिवाइडेड इनटू 4 8 बिट्स फील्ड्स दैट आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। ये 4 बिट, 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ठीक है। 4 ऑक्टेट्स पे इसको डिवाइड कर दिया। इज नॉट यूजिंग द ऑक्टेट वर्ड हियर, बट एक्चुअली ये 8 बिट का एक ऑक्टेट बन गया है। और ये इस तरह एक, ये जो होती है इसकी डेसिमल फॉर्म की पहली जो आईपी एड्रेस की फील्ड होती है वो 8 बिट की होती है, फिर दूसरी 8, फिर तीसरी 8, फिर चौथी 8। सो ईच 8 बिट फील्ड रिप्रेजेंट्स अ बाइट ऑफ द IPv4 एड्रेस। ये एक बाइट है 8 बिट की, ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, और ये एक बाइट है। कितनी, 4 बाइट्स हो गई, ठीक है। और हर बाइट जो है वो 8 बिट की बनी हुई है ये, ठीक है। लेट्स वाइप दैट ऑफ। तो क्या है कि द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बाइट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस 4 इज ऑफन रेफर टू एज अ डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। तो ठीक है, वो फॉर्मेट हम उसको कन्वर्ट भी करके देखेंगे लेटर ऑन, तो फॉर्मेट चेंज होता रहता है। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें आपको क्या नहीं, ये ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस है, राइट। एक 172.16.50.56, तो इसको किस तरह हम रीड करते हैं, 172.172.16.50.56, इस तरह। ये जो पहली दो इसकी क्या है, व्हाट डिड आई से बिफोर, कि इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पहली दो होती हैं, दैट बिट अप, बाइट्स, राइट। तो पहली जो दो बाइट्स हैं इसकी, वो क्या है, नेटवर्क एड्रेस शो कर रही हैं, और जो लास्ट टू हैं वो होस्ट एड्रेस शो कर रही हैं, ठीक है। तो ये 172 IPv4 रजिस्टर्ड IPv4 नेटवर्क नंबर इन क्लास बेस्ड IPv4, इसकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास ए होती है, और क्लास बी होती है, और क्लास सी होती है। अभी आगे चल के हम क्लासेस को देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखें कि ये जो आपको पहले दो नंबर्स नजर आए हैं, बाइट्स नजर आई हैं, दिस नंबर आल्सो डिफाइंस द आईपी नेटवर्क क्लास, क्लास बी इन दिस एग्जांपल। अगर ये क्लास बी है बेसिकली, जब हम क्लासेस को पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि बेसिकली क्लासेस क्या हैं, बट लेट मी गो देयर, ताकि सो दिस वुड बी अवॉइडेड जी। अच्छा, ये क्लास देख लें आप पहले। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं। अब क्लास ए में क्या होता है कि बाइट रेंज होती है 10 to 127, और बी में होती है 128 to 191, और सी में होती है 192 to 223। सो दीज आर द फिक्स्ड बाइट रेंजेस। और एक क्लास ए में ये होता है कि पहले जो ये होता है, पहला जो बाइट होता है उसमें अ, ये नेटवर्क नंबर को डिफाइन करता है, और ये सिर्फ क्लास ए के लिए है, ठीक है। ये जो चीज है ये नेटवर्क नंबर को आपके डिफाइन कर रही है। फॉरगेट अबाउट दिस एक्स एक्स एक्स, बट बेसिकली ये पहला जो है आपका बाइट है, ठीक है, जिस तरह 192 था। तो ये क्यों 192, अच्छा अब मैं अगर कहूँ कि आप इसमें फिगर आउट करें जो इस एग्जांपल में था, ये 192 कौन सी क्लास की है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास की है, तो आप ये देखो कि
ये सी क्लास की बनती है, क्योंकि 192 उसकी बाइट रेंज 192 से स्टार्ट हो रही थी। अगर मैं फर्दर पीछे चला जाऊं, 172 ये जो है, ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है, ये मुझे यहीं से पता चल जाएगा। सिर्फ मुझे इसको रिमाइंड करना है अपना कि 172 जो है इट फॉल्स एज अ क्लास बी, अंडर क्लास बी, क्योंकि क्लास बी में जो बाइट रेंज होती है 128 से 191 होती है। तो इसीलिए ये जो है क्लास बी की एग्जांपल थी, ठीक है, क्लास बी इन दिस एग्जांपल। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्लासेस पहले बता दूं। और ये है कि अब इसने ये नेटवर्किंग होस्ट और ये जो होस्ट बिट्स और नेटवर्किंग बिट्स को क्यों सेपरेट कर दिया, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। Okay, host part of the IP address, this one, the host part uniquely identifies an interface on a system on a network. Note that for each interface on a local network, the network part of the address is the same, but the host part must be different. अच्छा, ये असाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका नेटवर्क की क्लास ए है, तो आपकी पहला जो आपका बाइट होगा वो आपका नेटवर्क को डिफाइन कर रहा होगा, और बाकी 3 जो बाइट्स होंगे ना, वो टोटल 4 बाइट्स है ना, 4 ऑक्टेट्स मैंने आपको बताए थे। तो पहला जो ऑक्टेट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, आपके नेटवर्क को। ये क्लास ए में होता है सिर्फ, बाकी तीनों होस्ट होते हैं। फिर क्लास बी में क्या होता है, पहले 2 नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, बाकी के 2 जो हैं वो होस्ट को करते हैं। और क्लास सी में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि पहले 3 जो हैं वो नेटवर्क को करते हैं, और जो लास्ट में एक होता है वो सिर्फ आपका होस्ट एड्रेस बन जाता है। और होस्ट वो सारे वो होते हैं जो आप अपने नेटवर्क में आपकी डिवाइसेस होती हैं, वो आपके होस्ट्स होते हैं सारे, उतने आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उनकी रेंजेस होती हैं 0 टू 255 तक। So the two numbers 0 and 255 are reserved. You can assign the numbers 1 to 254 to each byte depending on the network class that was assigned to your network by जो नेटवर्क एसोसिएशन है। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल दी थी, ये आईपी एड्रेस दिया था 172.1650 एंड 56। अब इसमें ये क्लास बी का था। तो क्लास बी में जो होते हैं, पहले 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क के होते हैं नंबर्स। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ये पहले 2 नेटवर्क को दे दिए थे, और जो दूसरे 2 थे वो हमने होस्ट को दे दिए थे, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क नंबर्स होते हैं ना, ये नेटवर्क नंबर्स आपको असाइन करती है बॉडी, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट बॉडी हो या आयाना हो या फिर वो आपका आईएसपी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और बाकी के आपके उसमें होस्ट फिट हो जाते हैं ये सारे। ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक है, और बट इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। और इसमें ये है कि फिर सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देख लो कि पहले 3, क्योंकि ये क्लास किसका था, 192 क्लास सी का आईपी एड्रेस था। क्लास सी के आईपी एड्रेस में क्या होता है, क्लास सी के आईपी एड्रेस में ये देखो 192 क्लास सी से स्टार्ट हो रहा है, और पहले 3 जो होते हैं ऑक्टेट्स या बाइट्स, पहले 3 वो आपको नेटवर्क इशू करता है, बाकी एक आपका होस्ट एड्रेस होता है। तो इस केस में सिमिलरली ये आपका नेटवर्क का पार्ट हो गया और ये आपका होस्ट का पार्ट हो गया। और बाकी ये सफिक्स जो है 22, ये नेटवर्क प्रीफिक्स, सॉरी, ये इसका हम बाद में अब करेंगे कि ये इसका प्रीफिक्स बेसिकली किस तरह क्यों लगाया जाता है, कि इतने होस्ट बेसिकली उसके अंदर आप कर नेटवर्क पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ IPv4 नेटवर्क नंबर दैट रिसीव्ड फ्रॉम द ISP और इंटरनेट रजिस्ट्री, होस्ट पार्ट विच यू असाइन टू एन इंटरफेस ऑन द नेटवर्क। सो नेट, ये तो होस्ट पार्ट हो गया 56। अच्छा, /22 is basically a network prefix. Network prefix which defines how many bits of the address comprise the network number. ये बिट्स का बेसिकली बता रहा होता है कि कितनी बिट्स उस नेटवर्क को कितनी बिट्स कंप्राइज करती हैं, जो उसको नेटवर्क नंबर उसका दे देता है, वो बेसिकली बिट्स फॉर्म में 22 बिट्स बेसिकली
comprising of this network. The network prefix also provides the subnet mask for the IP address. यूजुअली वैसे ये जो प्रीफिक्स होता है ना, ये सबनेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें 21 जो है सबनेट्स बेसिकली आप उसमें कर सकते हो अकोमोडेट। तो सबनेट्स नेम सजेस्ट, अभी कीप इट सिंपल, कि जो नेटवर्क के बेसिकली सब नेट्स होते हैं कि हम उसमें नेट विद इन आवर नेटवर्क असाइंड नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क पार्ट हमें असाइंड हुआ है, उसके बाद हम उसमें कितने होस्ट और कितने नेटवर्क उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरफेसेस को अपने दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो टेबल बेसिकली शो कर रहा हूँ मैं, ये बेसिकली आपने एज इट इज़ रट लेना है इसको। बेसिकली आपने इसको रिमाइंड कर लेना है कि ये अगर आपके सामने कोई आईपी एड्रेस आ जाए, सो यू वुड नो कि क्लास ए का है, क्लास बी का है या क्लास सी का है, और उसके अंदर कितना हिस्सा जो है वो नेटवर्क का है और कितना हिस्सा आपके होस्ट्स का है, ठीक है, कितना असाइन किया हुआ है। So the following table shows the division of the standard IP address into network and host address spaces. For each class, range specifies the range of the decimal values of the first byte of the network. Network address indicates the number of bytes of the IP address that are dedicated to the network part of the address. ये बेसिकली बाइट्स को 120, ये 10 से 127 जो है बाइट्स, उसको बिट्स जो हैं वो पहले हिस्से को असाइन होती है क्लास ए में। सेकंड क्लास बी में जो है वो 128 से लेके 191, क्लास सी, अच्छा क्लास डी और ई भी, लेकिन क्लासेस बेसिकली क्लास डी जो है वो हम इसलिए भी यूज नहीं करते हैं कि वो स्पेशल पर्पसेस के लिए साइन होती हैं, but we will keep our thingy to A, B, C. So each byte is represented by certain basically numbers, जिस तरह वो इसमें 192, 168, 172 या something like that, वो 3 डिजिट्स तक होती हैं, ठीक है। उसमें 4 नहीं हो सकती हैं आपकी। होस्ट एड्रेस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स दैट आर डेडिकेटेड टू द होस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस, और होस्ट जो बिट्स होती हैं वो होस्ट पार्ट को डिफाइन कर रही होती हैं, ठीक है। यू कैन सी माय कर्सर देयर, एंड द लास्ट 3 बाइट्स आर डेडिकेटेड टू द होस्ट। तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो लास्ट 3 बाइट्स डेडिकेटेड होस्ट को कर दिए, इसमें लास्ट 2 बाइट्स हैं और उसमें लास्ट 1 बाइट है। तो ये चीज़ें बस जो है आपने अपने रिमाइंड करनी, क्योंकि दिस वुड बी a kind of an indicator. When you see an IP address, you can tell that this is which class of IP address it is, how many, what sort of range it, obviously range का पता होगा तो आप उसको बता दोगे कि ये IP address इसमें क्लास का है, और इसमें कितने, जो इम्पोर्टेंट बिट है वो ये है कि उसमें कितने नेटवर्क नंबर्स हैं और कितने होस्ट एड्रेसेस आ सकते हैं, और होस्ट एड्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन कन्फिगर अ नेटवर्क। आपने नेटवर्क खैर बनाना नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक अ नेटवर्क, बट यू शुड नो बेसिकली हाउ टू एनालाइज एन आईपी एड्रेस, और आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है और उसमें ये क्या काम हो रहा है। जो मतलब अगर आपको एक आईपी एड्रेस सामने आ जाता है, अगर इस तरह का आईपी एड्रेस आपके सामने आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 192 और 168 बेसिकली ये नेटवर्क बिट है, ये नेटवर्क एड्रेस दे रहा है आपको, नेटवर्क का पता दे रहा है, ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। और ये जो है ये बेसिकली होस्ट पार्ट है, कि होस्ट के मे बी उसके पास 55 होस्ट हो, 56 होस्ट हो, सो ही हैज एडजस्टेड इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये भी हो सकता था 192 168.3.0, बट 56 मींस दीज आर द होस्ट बिट्स इन दैट। अच्छा, तो the two numbers, okay, the number in the first byte of the IP address define whether the network is class B, class A, class B, class C. तो ये पहला नंबर हमें बता देता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है कि नहीं है। द रिमेनिंग 3 बाइट्स हैव अ रेंज फ्रॉम 0 to 255। तो जो रिमेनिंग बाइट्स रह जाती हैं उनकी क्या होती है, 0 to 255 होती है।
जो रेंज होती है उसकी, द टू नंबर्स 0 and 255 आर रिजर्व्ड, और उस विद इन दैट 0 to 255 में 0 और 255 जो हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। इन दिस केस इट वुड हैव बीन कि यहाँ पर ये 0 नहीं आ सकता, रादर इट वुड हैव बीन 1 till 254। ये 255 भी नहीं होगा ये, ठीक है। सो यू कैन असाइन द नंबर्स 1 to 254 टू ईच बाइट डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क क्लास दैट वाज असाइंड टू योर नेटवर्क बाय द इंटरनेट प्रोवाइडर। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ये कुछ फर्दर उसको क्लैरिफाई करने। द फॉलोइंग टेबल शोज which bytes of the IP address are assigned to you. So the table also shows the range of numbers within each byte that are available for you to assign to your host. अब आपको जो इंटरनेट असाइन किया है इसमें, in this case, so ये 1 to 254 बाइट टू, ये 0 to 127 हो गया। जो सेकंड बाइट थी वो मैंने क्या कहा था कि 0 से 255 तक नहीं होना, 0 और 255 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 to 254 उसका होना चाहिए। तो 1 to 254 हो गया दूसरा वाला, और तीसरा बाइट 1 to 254 अगेन, एंड थर्ड बाइट 1 to 254 अगेन, दैट इज, सो दिस इज class A for us. Then comes down to class B, that is starts from 128 to 191, and this is pre-assigned by जो इंटरनेट प्रोवाइडर है। In old cases it was IANA, but internet registry, internet provider nowadays, वो आपको प्री असाइंड ये कर देता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि इसमें तो आपका ये होस्ट बिट है ही नहीं। आपका जहां तक होस्ट बिट था यहाँ तक आप असाइन कर सकते थे, लेकिन ये आपका होस्ट बिट नहीं है, यहाँ पे आप असाइन नहीं कर सकते। ये प्री असाइंड मिलेगा, ये भी प्री असाइंड आपको मिलेगा, और क्लास सी में ये भी प्री असाइंड आपको मिलेगा, सिर्फ ये आपकी होस्ट रह जाएंगी। तो क्लास सी is for smaller kind of organizations. Class B would have been for the bigger organizations where they would require more and more subnets, या फिर आप कह लें कि more and more host capability in them. So local networks with large number of hosts are sometimes divided into subnets, ठीक है, as I said earlier, कि आप का जो जितना लोकल नेटवर्क बड़ा होगा तो आप अपने होस्ट को किस में डिवाइड कर लेते हो, सब नेट्स में। उस नेट को आप सब नेट्स में, मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइड कर लेते हो, सेगमेंट कर लेते हो उसको। इफ यू डिवाइड योर आईपी नेटवर्क नंबर इनटू सब नेट, यू नीड टू असाइन अ नेटवर्क आइडेंटिफायर टू ईच सब नेट। अब जो आपको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, बाकी आपने अपने सबनेट्स को देने हैं ये, ठीक है, वो आपने सबनेटिंग करनी है, वो आपने आईपी एड्रेस अपने इंटरफेसेस को देने, ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ये नंबर्स आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी ये आपने देने। इन दिस केस दिस विल यूनिकली आइडेंटिफाई यू, प्री-असाइंड टू यू, बट दीज आर योर होस्ट और योर सबनेट्स नंबर्स जो आप असाइन करोगे। यू कैन मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द आईपी एड्रेस स्पेस बाय यूजिंग सम ऑफ द बिट्स फ्रॉम द होस्ट पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस एज अ नेटवर्क आइडेंटिफायर। अच्छा, इसमें भी जो आपने नहीं यूज करने होते वही बिट्स आप अपने होस्ट को दे देते हो, यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हो। सो दिस विल मेक इट मोर efficient way of doing your designing a network. And then when used as a network identifier, the specified part of the address becomes the subnet, and becomes a subnet number. You create a subnet number by using a net mask, which is a bit mask that selects the network and subnet parts of IP4 address. थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बेसिकली, बट ये है कि व्हेन यू रिसर्च और रिवाइज इनटू इट और आप इसको फर्दर देखोगे तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। एंड फर्दर इफ यू नीड माय सपोर्ट, आई विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन दैट। वी कैन रिवाइज दैट टॉपिक अगेन in much more detail and depth. So when, अच्छा यहाँ से I'll carry on from here. When used as a network identifier, the specified part of the address becomes the subnet number. You create a subnet number by using a network, which is a bit mask that selects the network and subnet parts. So IP4 address refers to network mask. There are resources where you can go and check how to do that.
तो फिलहाल अपने जहन में ये कर लें कि आपके पास तीन क्लास के आईपी एड्रेस होंगे, ए बी और सी। और उसमें जो ए क्लास का आईपी एड्रेस होगा उसकी रेंज इतनी होगी, बी की इतनी होगी और सी की पहले की इतनी होगी, फर्स्ट ऑक्टेट की या फर्स्ट बाइट की। उसके बाद जो बाइट 2 होगी ना, वो डिपेंड करता है। अगर ए क्लास होगा तो पहली तो आपको हो गई नेटवर्क, बाकी सारे आपके होस्ट। बी क्लास में पहली आपकी नेटवर्क, दूसरी आपकी नेटवर्क और आपके बाकी होस्ट। सी क्लास में आपके पास पहली भी नेटवर्क, दूसरी भी नेटवर्क और तीसरी बाइट भी नेटवर्क की होगी, जबकि ये सिर्फ आपके पास बिट रह जाएगी, बाइट रह जाएगी, जो आपने अपने सबनेट्स को या अपने होस्ट को आपने प्रोवाइड करनी है 1 to 254। सो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड। अच्छा। अब चलते हैं कि आपने डिज़ाइन जब करना है, ये CIDR जो मैंने एक बात की थी कि नेटवर्क प्रीफिक्स जो होता है, ये एड्रेसिंग स्कीम में कैसे, आईपी एड्रेसिंग स्कीम में कैसे इसका इसका क्या रोल होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो वी gonna look into that as well. So the network classes that originally constituted IP are no longer in use on the global internet. Okay, that's fine. जो पहले ऑब्वियसली क्लासेस बनी थी वो यूज़ नहीं होती। टुडे द इंटरनेट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स क्लासेस CIDR फॉर्मेट। अब इस तरह का फॉर्मेट वो आपको देने लग गए हैं टू इट्स रजिस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये पहले रजिस्ट्री को दिया जाता है एड्रेस, फिर आपको एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। तो it's not like कि ये nobody is running the system, basically somebody is there who is running the show, and that is this body IANA इंटरनेट जो एक है। और दूसरा आपका ISP भी रोल प्ले कर रहा होता है, और रजिस्ट्रीज जो आपकी डोमेन नेम सिस्टम या IP एड्रेसेस जो होते हैं आपको एक यूनिक नाम जो दे रहे होते हैं, तो ये इसीलिए यूनिक हो जाता है। अदरवाइज फिर हर कोई हर नाम ना लेना शुरू हो जाए, या वो एक कह लो कि एक फिर यूनिकनेस खत्म हो जाएगी उसकी। सो somebody who is registering those, somebody who is taking a record of those, or somebody is looking after those records, and that is your ISP, registry or IANA organization. सो जब बढ़ते चले गए आईपी एड्रेसेस और उतनी ही डिमांड इसकी इंक्रीज होती चली गई, तो इन्होंने CIDR फॉर्मेट निकाल दिया कि इस फॉर्मेट में आईपी एड्रेसेस जो हैं वो रजिस्ट्रीज को उन्होंने दे दिए और आगे वो असाइन करते चले गए हैं। जब आप ISP से या अपनी रजिस्ट्री से कोई एड्रेस असाइन करवाते हो तो वो इस फॉर्मेट में आपको प्रीफिक्स समेत देता है। So the network prefix of the CIDR address indicates how many IP addresses are available for hosts on your network. Basically ये आपको बता रहा होता है कि आपके पास कितने अवेलेबल होस्ट्स हैं जो अपने नेटवर्क को असाइन कर सकते हो, ठीक है। नोट दैट दीज होस्ट एड्रेसेस आर असाइंड टू इंटरफेसेस ऑन अ होस्ट। और ये जो एड्रेसेस हैं वो आप इंटरफेसेस पे उनको असाइन करते हो। तो इंटरफेस क्या होता है, वही आपका नेटवर्क कार्ड इंटरफेस, होस्ट इंटरफेस होता है। उसका जो आप उसको उसका एड्रेस होता है जिसके साथ आप बाइंड करवाते हो उसको। इफ अ होस्ट हैज मोर देन वन फिजिकल इंटरफेस, you need to assign a host address for every physical interface that is in use। अगर आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर में एक नहीं दो इंटरफेसेस हैं, नेटवर्क इंटरफेस लगे हुए हैं, तो आप दोनों को एक एड्रेस नहीं दोगे, आप दोनों को यूनिक एड्रेस ही असाइन करोगे। बेसिकली वो आपके दो होस्ट कंसिडर होंगे। और अगर आप दो से ज्यादा हो जाएं तो वो बेसिकली राउटर ही बन जाता है आपका। बेसिकली वो अम, एक बेसिकली द नेटवर्क प्रीफिक्स और CIDR एड्रेस आल्सो डिफाइंस द लेंथ ऑफ द सबनेट। अच्छा, ये पॉइंट जो लास्ट वाला है, द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ CIDR एड्रेस आल्सो डिफाइंस द लेंथ ऑफ द सबनेट मास्क। तो सबनेटिंग, अगेन वही बात आ गई कि कीप इट इन माइंड कि सबनेटिंग इज नॉट समथिंग विच इज कि आप उसको कंफ्यूज हो जो सबनेट आपका बेसिकली ये मेजर नेटवर्क अगर आपका आ रहा है तो आपने उसको बाकी नेटवर्क्स को आपने सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सबनेटिंग हो गई है। एंड
obviously that one be connected to this and this one connected to this. तो वो जो सब नेटिंग होती है फिर आप उसको सब नेटिंग भी करवाते हो, ओके। अब ये 19 बेसिकली इज गिवन यू, इसमें कितने अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं, दीज आर द अवेलेबल आईपी एड्रेसेस, और ये बेसिकली इसका सबनेट बनेगा इक्वल टू डेसिमल फॉर्मेट। तो अगर हम कैलकुलेशंस की साइड पे चले गए तो ये हमारे लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो कीप इट सिंपल कि अगर आपको जितने 19 अगर उसने असाइन किया है आपको CDR नेटवर्क प्रीफिक्स, तो आपके पास इतने आईपी एड्रेसेस बेसिकली आप अपने होस्ट को दे सकते हो, उसके इंटरफेस कार्ड्स को, इंटरफेसेस को असाइन करवा सकते हो, अपने होस्ट को उसके साथ बाइंड करवा सकते हो। और सब नेटिंग की टर्मिनोलॉजी में वो इस तरह कुछ आ जाएगा कि 255.255.224.0। So basically in this one it will be have 254 होस्ट, इसके अंदर भी 254, इसके अंदर भी 223 और इसके अंदर 0। बेसिकली ये कम कर देते हैं, ठीक है, दैट इज रिजर्व्ड। तो अब ये जो आपके नेटवर्क उसको इंटरफेस को रिजर्व हो जाता है, बाकी एड्रेसेस इट वुड हैव बीन फॉर होस्ट, ओपन फॉर द होस्ट। इस तरह इसी 20 वाले प्रीफिक्स में आपके पास इतने आईपी एड्रेसेस होंगे और इस तरह आपका सबनेट मास्क ये वाला होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इट गोज फर्दर कि ये सारे आपके सबनेट और एंड वाले पे ये इतने होंगे। So this is basically a scheme when it comes down to डिज़ाइन अ नेटवर्क, ठीक है। जब नेटवर्क आप डिज़ाइन करते हो तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। मेरा ख्याल है ये नेटवर्किंग में फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ अ CCNA या CCNP किसी ने, सो दैट इज़ कि उसके ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली इज़ अ नेटवर्क गुरु या नेटवर्क गाय कह लें, तो वो उन डिवाइसेस में उसका काम ही यही होता है, असाइन द नेटवर्क्स, क्रिएट द नेटवर्क्स, फिर ये सारा सिलसिला होता है। हम इसको स्टडी करेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के लिए बेसिकली फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द थ्रेट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जिस तरह के फ्रॉम anonymity पॉइंट ऑफ व्यू, सो IP एड्रेसेस और नेटवर्क और डिवाइसेस एंड ऑल दैट, दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे लिए इतना ज़्यादा इन डेप्थ मैटर नहीं करता, रादर वी एटलीस्ट शुड नो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट्स बीन असाइंड, ताकि हमें पता हो कि जो हमारे पास IP एड्रेस आ रहा है या हमारे जो एक थ्रेट्स हैं या इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज हम देखते हैं कहाँ से ओरिजिनेट किया, कौन सी क्लास का है, कितने होस्ट्स हो सकते हैं, कितना, मतलब वो सारी चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट की बात कर लें अगर, तो ये पब्लिकली से डिफरेंट होता है, ये पब्लिकली असाइन नहीं होता, ये प्राइवेटली असाइन किया जाता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद असाइन करते हो, एक सिर्फ आपको पब्लिक एड्रेस दिया जाता है, बाकी सारा आप प्राइवेट असाइनिंग, और वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। सो उसमें आप अपना प्राइवेट IP एड्रेस बना सकते हो 10.0.0, और उसकी रेंजेस इतनी हो सकती है, नेट मास्क केज लगा सकते हो। इसी तरह अगर पब्लिकली आपको एक मिला हो, बाकी आप खुद अपना 16.0.0, इसी तरह 172 आपको साइन हुआ है तो बाकी 168.2, ये सारा आप आगे अपना खुद जो है वो प्राइवेट IP एड्रेस उसमें से डिराइव कर रहे होते हो। So the INA has reserved 3 blocks of IP addresses for companies to use their on their private networks. These addresses are defined in there is a standard, ठीक है, RFC का स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। You can use these private addresses, also known as 1918 addresses, for systems on local networks within a corporate intranet, sorry. However, private addresses are not valid on the internet. Do not use them on systems that must communicate outside the local network. तो ये सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क पर ही चलेंगे। अगर मैंने घर में एक नेटवर्क बनाना है, मुझे इंटरनेट के एड्रेस की, ISP के एड्रेस की जरूरत नहीं, मैं अपना नेटवर्क खुद बना लूंगा, बट वो इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, अनलेस अदरवाइज आई शुड हैव वन एटलीस्ट IP एड्रेस विच इज फ्रॉम द इंटरनेट टू मेक इट कनेक्टेड। अच्छा, अच्छा, ये किस तरह इसको हम उस पे देते हैं,
नेटवर्क इंटरफेस पे, ठीक है, रिपीटेड सो मेनी टाइम्स के इसको हम नेटवर्क इंटरफेस के साथ बाइंड करवाते हैं। तो वो कैसे होता है कि ईच नेटवर्क इंटरफेस मस्ट हैव हिज ओन यूनिक आईपी एड्रेस। हर नेटवर्क कार्ड का एक अपना आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक होता है हर उसका, ठीक है। और उसका नाम भी होता है डिवाइस का, हैज अ डिवाइस नेम, ईच नेटवर्क इंटरफेस हैज अ डिवाइस नेम, अ डिवाइस ड्राइवर and an associated devices files in the devices directory। तो उसका क्या है कि उसका ड्राइवर भी आपको बेसिकली चाहिए होता है, उसका एक आईपी एड्रेस भी होता है, उसके साथ उसकी एसोसिएटेड डिवाइस फाइल्स भी होती हैं। सो द नेटवर्क इंटरफेस माइट हैव अ डिवाइस नेम सच एज, कभी आप अगर कभी नेटवर्क डिवाइसेस या इंटरफेस कार्ड्स को आप देखें या अपने ड्राइवर्स में जाके या डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक, तो कुछ नाम होते हैं जिस तरह ERISMC0 इस तरह करके, ये डिवाइस नेम होते हैं जो कॉमनली यूज ईथरनेट इंटरफेस को बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो I'm not gonna get into the depth of it as it will become more confusing for you otherwise. But to make note of these basically, कि what are the IP addresses, what are the network interfaces are, what are the subnetting, and what are the classes of IP address, ठीक है, और private और public IP address में क्या difference होता है। अच्छा जी, सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या हैं इनके, क्रिएटिंग सबनेट्स क्रिएट करने के या नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बनाने के। तो बेसिकली इट्स क्वाइट सिंपल कि हमें एक तो कंजेशन नहीं होता, ठीक है। अब इफ यू कैन सी इट हेयर कि नेटवर्क एक है तो उसके साथ डिफरेंट एक ही जगह पे आप लगा देते हैं, सारे होस्ट आपने एक ही जगह पे जोड़ दिए, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना दिया उसको। तो वो कंजेशन भी हो जाएगी, हाइजीन भी नहीं रहेगी, और कहीं से भी कोई अटैक आता है तो पूरा नेटवर्क ही डिस्ट्रॉय होता था आपका। सब नेटिंग में होता है कि एक नेटवर्क के अंदर आपने डिफरेंट छोटे 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 सेगमेंट्स बना दिए नेटवर्क्स के, ठीक है। किसी के अंदर आपने 100 होस्ट रख दिए, किसी के अंदर 200, किसी के अंदर 400, किसी के अंदर 1000 डाल दिए, इस तरह करके। तो दैट इज, वो वहीं पे आपकी आईपी स्कीम काम करती है कि आपने कैसे कितने आईपी एड्रेस किसको देने हैं, कौन से नेटवर्क को, कौन से सबनेट को, सबनेटिंग होती है वहां पर आपकी, to better understand it. So subnet mask ensure that traffic remains within its designated subnets that reduce major congestion and reduces the load imparted on the network. With subnets, less distance needs to be traveled by a data packets, enhancing network performance. Network security can be boosted. Yes, that is definite thing. Um, आगे चल के है कि what virtual networks are and VLANs are. So we are, तो वर्चुअल नेटवर्क्स जो होते हैं, वर्चुअल या वीलान्स जो होते हैं, जिनको हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स भी कहते हैं, वो वर्चुअलाइज कनेक्शंस होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और नेटवर्क नोड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट लान से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट सबनेट्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को कैसे कनेक्ट, वी लान्स के जरिए। और वीपीएन जो होता है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना, वीपीएन जो होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो सिक्योर कनेक्शन होता है ओवर पब्लिक नेटवर्क। और जो वीलैन है वो नेटवर्क सेगमेंटेशन होती है, सेपरेट नेटवर्क्स बना देते हैं, आइसोलेट करने के लिए भी आसानी रहती है, और लार्जर नेटवर्क के अंदर सबनेट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पोर्ट है, ये एक स्विच है जिसकी बेसिकली ये पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो होल्स हैं ये सारी इसकी पोर्ट्स हैं। तो अगर ये वाला एक इन्होंने वीलैन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये इतनी पोर्ट्स कंज्यूम कर रहा है इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 पोर्ट्स इसकी यहाँ कंज्यूम कर रहा है, 16 पोर्ट्स इसकी यहाँ कंज्यूम कर रहा है, और 6-7 इसकी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है डिफरेंट वीलैन्स के लिए। तो जो इसके अंदर लगी होंगी वो सारी एक वीलान होगा, इसके अंदर सारा दूसरा, और इसके अंदर तीसरा, राइट। सो बेसिकली स्विचिंग comes into play here as well. Plays a major role. And then we comes down to security benefits, how segregation and isolation can improve security. So by using अब ये एक basically एक mesh है, let me go back। तो अब आपकी ये डिवाइसेस लगी हुई हैं, सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। You connect it with the router, and then the firewall comes, and then again it could be your
switch or any other device, and that goes back to your firewall and then goes back again to your switch or router and then your devices and the server. So two networks basically connected with each other, सबनेटिंग की हुई है। तो लेकिन उसके अंदर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी है क्योंकि उसके अंदर फायरवॉल्स भी फिट की हुई हैं, गेटवेज भी फिट किए हुए हैं सारे। तो ये एक अच्छा ट्रैफिक का फ्लो और आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये कि सेग्रीगेशन ऑफ द नेटवर्क कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस। और in the meanwhile, segregation acts as an added layer of protection, keeping the most valuable assets in a separate, secure compartment. So, ये quite common practice है nowadays within the organizations कि वो अपने जो assets, more valuable assets हैं, उनको एक बहुत ही कह लो कि आइसोलेट किस्म के एनवायरनमेंट, बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में उसको रखा होता है उन्होंने, कि उसके आगे बहुत सारी सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाई होती है कि डायरेक्ट ट्रैफिक अप्रोच नहीं कर रही होती वहां तक। और टीयर जीरो में उसको रखा होता है। तो टीयर्स मैंने आपको बताया था कि टीयर्स होते हैं। तो मल्टी लेयर अप्रोच बेसिकली। अच्छा, कॉर्पोरेट नेटवर्क इज शोइंग इन हेयर समथिंग लाइक कि वर्क स्टेशन है, फाइल सर्वर है, वर्क स्टेशन है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके साथ स्विच कनेक्ट करके फिर फायरवॉल लगी हुई है आगे, फिर वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, मिलिट्राइजेशन जोन होता है, डीएमजी जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीच में पड़ा होता है। इसके जो है फिर आगे इसके राउटर लगा हुआ है, फायरवॉल है, एंड देन इंटरनेट आता है। तो इंटरनेट के आगे कितने बाईपास करके फिर ये आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क तक पहुंच रहा है। इंटरनेट से फायरवॉल, फायरवॉल से राउटर, राउटर आपको ये वेब सर्वर और ईमेल सर्वर कनेक्ट करता है, फिर एक फायरवॉल आती है, फिर स्विच के थ्रू आपको आपके डिफरेंट लान्स या एक लान के साथ आपको उसको अटैच करवाया जाता है। सो दिस इज द हायरार्की आर्किटेक्चर होता है ना। नेटवर्क वर्नेबिलिटी इज अ वीकनेस और फ्लॉ इन अ सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्क्स हमने देखे हैं, नेटवर्क्स की वर्नेबिलिटीज जो हैं, वैसे तो मैं फर्स्ट लेक्चर में इसको काफी कवर हद तक किया था कि नेटवर्क वर्नेबिलिटीज होती क्या है। ठीक है, हम इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं। ठीक है, ये इट कुड बी अ malware, or it could be that the weakness or flaw has been compromised through the software or hardware, और या कोई प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनल का ऐसा था जो वीक था जिसके थ्रू ये जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। when it is compromised by a threat, it can result in a security breach, और जब वो compromise हो जाता है तो उसे हम कहते हैं security breach हो चुकी है। ये phishing का साइन दिया हुआ है, phishing emails के थ्रू भी किया जाता है ये। इसके अंदर malware ईमेल के अंदर, मतलब बेसिकली उसने क्लिक किया, ओपन किया, malware ट्रोजन हॉर्स बना दिया है कि जी ट्रोजन हॉर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ malware वीकनेस एंड vulnerabilities को ये बेसिकली हाईलाइट किया है इन डायग्राम से। उसके बाद ये आपके नेटवर्क को टच करती है। तो अगर फायरवॉल आईपीएस आईडीएस उसके अंदर लगा हुआ है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म प्रॉपरली, पॉलिसीज और फायरवॉल रूल्स बने हुए हैं, तो इट कैन बेसिकली एलिमिनेट दैट सॉर्ट ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स, राइट। लेकिन 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि आप, ह्यूमन इज ऑलवेज द वीकेस्ट एलिमेंट, एज आई ऑलवेज से कि ह्यूमन एक वीकेस्ट लिंक है, कि वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी अपने हाथों एक्सप्लॉइट करवा जाता है, किसी ऐसे लिंक को, किसी मलेशियस ईमेल या कुछ ऐसा ओपन करके, एंड इट कैन पेनिट्रेट इनटू योर सिस्टम। दैट्स वेयर द अदर सिस्टम्स गॉट एक्टिवेटेड, और वो फिर उसको वहीं पे क्वारंटीन कर लेते हैं। क्वारंटीन करना ये होता है कि उसको वहीं पे उसको रोक दिया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। फिर पैचिंग सिस्टम्स होते हैं कि सिस्टम्स को पैच किया जाता है। रिसेंटली लास्ट नाइट आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन हाउ टू पैच अ सिस्टम बेसिकली, कि किस तरह आप हार्डन करते हो सिक्योरिटी को और सिस्टम्स को पैच करते हो। पैचिंग होती है, अपडेट होते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है। वो सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो वो वनरेबल सिस्टम हो जाएगा हमारे लिए। So network vulnerabilities come in many forms, but the most common types are malware, short form है malicious software की, जिसे malware कहते हैं। ट्रोजन्स होते हैं, वायरस होते हैं, worms होते हैं, और ये मशीन को बेसिकली मशीन पे इंस्टॉल होते हैं। और होस्ट सर्वर पे भी इंस्टॉल किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं दैट फूल यूजर्स इनटू गिविंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज अ यूजर नेम और पासवर्ड। जब आप खुद ही दे दोगे तो वो सारे ये सिस्टम्स फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, अपने हाथों खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन दे बैठते हो।
outdated और unpatched software that exposes the system running। अच्छा, जब ये जो चीज़ें होती हैं इसके लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि दे वुड बी मोर सिक्योरिटी, बिकॉज नॉट एवरी सिंगल एम्प्लॉय, इवन द आईटी पीपल, दे आर नॉट रियली सिक्योरिटी लिटरेट। ठीक है, उनको सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं सो दैट दे वुड हैव बीन fully aware of these sort of threats। अब आउटडेटेड और अनपैच सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी मैंने कहा है कि जैसे अगर पैच नहीं करोगे सिस्टम को तो आ जाएंगे, इसलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि भाई नथिंग इज फ्री, इट कम्स विद अ प्राइस। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत यूज़ करें, थोड़े से पैसे खर्च लें और एक लेजिट सॉफ्टवेयर ही अपने उसमें सिस्टम इंस्टॉल करें, अदरवाइज यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। क्योंकि ये वायरस और ये चीज़ें मालवेयर आते पता नहीं चलता है, बैकएंड पे अपना काम करते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। सो मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो हम ही ने करनी है फायरवॉल्स की। अगर हमने रूल्स सही तरह नहीं बनाए होंगे, पॉलिसीज सेट नहीं की होंगी फायरवॉल्स में, उसको कॉन्फ़िगर सही तरह नहीं किया होगा, तो भी प्रॉब्लम और इशू हो सकते हैं। It is important that your network security team address these factors when assessing the overall security posture of your system. Acha, when left unchecked, these vulnerabilities can lead to more advanced attacks such as DDoS, जिसे हम डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस भी कहते हैं, जो ट्रैफिक चोक कर देता है, आपकी ट्रैफिक को, बैंडविड्थ को चोक कर देता है और आपकी इतनी ट्रैफिक बम्बार्ड हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाती है, which can bring a network down to a crawl or prevent users from accessing it altogether।